हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे अरस्तू द्वारा किया गया सरकारों का वर्गीकरण या संविधानों का वर्गीकरण। अरस्तू इस वर्गीकरण के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है और जाना जाता है। यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अरस्तू ने संविधान शब्द का क्या अर्थ बताया है। उसने संविधान शब्द का व्यापक अर्थ लिया है। उसके अनुसार संविधान राज्य के पदों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि राज्य का कौन सा पद, विशेषकर सर्वोच्च पद, किसे मिले। मतलब संविधान के द्वारा ये निश्चित होता है कि सरकार में कौन होगा, मतलब कितने लोग होंगे या किसे मिलेगा वो पद। तो इसलिए कुल मिलाकर संविधानों का वर्गीकरण या सरकारों का भी वर्गीकरण इसे कहा जा सकता है। अरस्तू ये भी कहते हैं, हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि राज्य और संविधान एक ही बात है, क्योंकि जब संविधान में परिवर्तन कर दिया जाता है तो राज्य में भी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि संविधान ही वह ध्येय होता है जिससे नागरिकों ने राज्य में स्वयं को संगठित किया है। संविधान में परिवर्तन आते ही लोगों के सामाजिक, नैतिक और आर्थिक मूल्य भी बदल जाते हैं। हम आगे देखने जा रहे हैं अरस्तू का सरकारों का वर्गीकरण। मतलब इससे मतलब है कि अरस्तू ने सरकारों के कुछ प्रकार बताए हैं, उनको कुछ लिस्ट में वर्गीकृत किया है, बांटा है, और कितनी प्रकार की सरकारें या संविधान हो सकते हैं ये उसने बताया। और इस पर अरस्तू के ऊपर ये जो संविधानों का उसने वर्गीकरण किया है, इस पर प्लेटो की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी स्टेट्समैन, उसका प्रभाव दिखाई देता है। और उससे भी ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है कि अरस्तू ने करीब 158 संविधानों का अध्ययन किया था और बहुत बारीकी से वो ये जान पाया था कि कितने प्रकार की सरकारें पॉसिबल हो सकती हैं या होती हैं। तो उसने अपनी लिस्ट में उन्हीं को कंक्लूड करने की कोशिश की है। अरस्तू का जो हम संविधानों का वर्गीकरण देखने जा रहे हैं उसमें दो आधारों पर ये वर्गीकरण दिखाई देता है। पहला आधार संख्या और दूसरा आधार उद्देश्य या लक्ष्य। संख्या मतलब कितने व्यक्तियों का शासन है, शासन सत्ता कितने व्यक्तियों के हाथ में है। और दूसरा आधार उद्देश्य या लक्ष्य, मतलब शासन का उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य या लक्ष्य सार्वजनिक हित है या उसका उद्देश्य स्वार्थ सिद्धि है। तो इन दो आधारों पर, मतलब संख्या के आधार पर और दूसरा शासन के उद्देश्य के आधार पर अरस्तू ने सरकारों का विभाजन किया है या सरकारों का वर्गीकरण किया है, उसके प्रकार बताए हैं। यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अरस्तू ने ये जो वर्गीकरण किया है सरकारों का, उसको हम इस एक तालिका के द्वारा ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ हम पहले देख रहे हैं कि वो कह रहा है, पहला जो आधार हम अभी भी जिक्र कर चुके थे कि संख्या की शासन शक्ति कितने व्यक्तियों के हाथ में है। तो उसने 3 तरह की सरकारें बताई कुल मिलाकर के कि या तो शासन शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होगी या कुछ व्यक्तियों के हाथ में होगी या फिर अनेक व्यक्तियों के हाथ में होगी, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर। और दूसरा आधार शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य। तो यदि उद्देश्य सार्वजनिक हित होगा, जो यहाँ इस कॉलम में लिखा हुआ है कि यदि उद्देश्य सार्वजनिक हित होगा तो शासन का वो स्वाभाविक रूप होगा, पर यदि शासन का उद्देश्य स्वार्थ सिद्धि या स्वहित होगा तो वो शासन का विकृत रूप होगा। तो उसको यहाँ दूसरे कॉलम में हमने रखा हुआ है। तो अरस्तू कहते हैं कि जब एक व्यक्ति का शासन होगा या संख्या के आधार पर एक व्यक्ति का शासन होगा और उसका उद्देश्य यदि सार्वजनिक हित होगा यहाँ, तो उसको राजतंत्र या एकतंत्र या मोनार्की कहा जाएगा। और यदि उसका उद्देश्य स्वार्थ सिद्धि या स्वहित होगा तो उसको, और एक व्यक्ति का शासन होगा तो उसको निरंकुश तंत्र कहा जाएगा। दूसरे कॉलम में हम देख रहे हैं कि यदि शासन कुछ व्यक्तियों का होगा, संख्या में कुछ व्यक्तियों का, और उसका उद्देश्य यदि सार्वजनिक हित होगा तो वो कुलीन तंत्र या अरिस्टोक्रेसी कहलाएगा। पर यदि उसका उद्देश्य स्वार्थ सिद्धि हो जाता है या विकृत रूप हो जाता है शासन का, तो वो उसको धनिक तंत्र कहता है या वर्ग तंत्र कहता है, ओलिगार्की। यदि शासन बहुसंख्यक वर्ग करता है, अनेक व्यक्ति करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति करते हैं, तो उसको, और यदि उसका उद्देश्य सार्वजनिक हित है तो वो संयुक्त प्रजातंत्र इसको या पॉलिटी
अरस्तु ने कहा है, और ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अरस्तु इसी को सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य की या सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक सरकार की संज्ञा देता है, संयत प्रजातंत्र या पॉलिटी। और यदि उसका उद्देश्य स्वार्थ सिद्धि हो जाता है या उसका रूप विकृत हो जाता है और बहुसंख्यक वर्ग का शासन है, बहुत सारे व्यक्तियों का शासन है, तो उसको उसने भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी कहा है। हाँ, ये हमारे लिए आज के युग में हम सब के लिए एक अजीब सी बात हो सकती है कि उसने डेमोक्रेसी को विकृत रूप बताया है शासन का। उसकी नज़र में बेस्ट जो व्यवहारिक राज्य है वो पॉलिटी है, जो बहुत, तो वो इसको हम वापस से एक बार, अच्छा उसने एक और बात बताई इसके बारे में। वो कहता है अरस्तु कि इन सरकारों और संविधानों में चक्रीय तरीके से परिवर्तन होता रहता है, मतलब वो निरंतर एक चक्र की भांति बदलता रहता है। जैसे पहले अगर एक तंत्र या राजतंत्र है तो वो निरंकुश तंत्र में परिणत हो जाएगा, धीरे धीरे उसका रूप विकृत हो ही जाएगा और वो निरंकुश तंत्र में परिणत हो जाएगा। निरंकुश तंत्र के बाद वो कहता है इसमें भी चेंज आता है और फिर कुलीन तंत्र आता है, ये कुछ व्यक्तियों का शासन। और कुलीन तंत्र में एक बात उसने बताई थी कि कुलीन तंत्र का मतलब है कि जब सत्ता कुछ कुलीन व्यक्तियों के हाथ में हो, जो वंशानुगत आधार पर कुलीन कहलाते हो या फिर वो आयु में अधिक वाले व्यक्ति हों, अधिक आयु वाले व्यक्ति हों। तो वैसे अरस्तु को जो सही आधार ज़्यादा लगता था कुलीन तंत्र का, वो आयु लगता था, और उसको लगता था कि आयु के आधार पर ही राज्य करने का अधिकार कुलीन तंत्र में दिया जाना चाहिए, ना कि धन के आधार पर या वंशानुगत आधार पर। कुलीन तंत्र भी धीरे धीरे रूप बिगड़ जाता है उसका, और वो धनिक तंत्र में या वर्ग तंत्र में, ओलिगार्की में परिणत हो जाता है। यहाँ धनी व्यक्ति हावी हो जाते हैं और धनिकों का शासन हो जाता है और उसका रूप बिगड़ जाता है और वो धनिकों की स्वार्थ सिद्धि करने लगता है। धीरे धीरे वो कहता है कि धनिक तंत्र भी बदलता है, धनिक तंत्र भी खत्म होता है, और उसके बाद फिर संयत प्रजातंत्र आता है। संयत प्रजातंत्र या पॉलिटी आता है, ये बहुसंख्यक वर्ग का शासन होता है, कानून का शासन होता है, जो कि सार्वजनिक हित में चलता है। ये सार्वजनिक हित में सार्वजनिक मतलब सारी जनता के द्वारा किया हुआ शासन होता है। फिर ये भी धीरे धीरे बिगड़ जाता है, इसका भी रूप विकृत हो जाता है और सार्वजनिक हित अब शासन का उद्देश्य नहीं रह पाता। अरस्तु कहते हैं कि धीरे धीरे समानता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगता है, निर्धन वर्ग की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, तो समानता पर जोर दिया जाना लगता है, अत्यधिक स्वतंत्रता पर जोर दिया जाने लगता है, और धीरे धीरे स्वतंत्रता उच्छृंखलता में परिणत हो जाती है और शासन का उद्देश्य भी सार्वजनिक हित नहीं रह पाता। तो फिर संयुक्त प्रजातंत्र भी बिगड़ करके भीड़ तंत्र में या प्रजातंत्र में परिणत हो जाता है। तो इस तरह से और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि यही नहीं थमता चक्र, और प्रजातंत्र के बाद वापस पुनः घूमता है और वापस से फिर राजतंत्र या एक तंत्र की स्थापना होती है, और ये चक्र इसी तरीके से हमेशा चलता रहता है, ऐसा अरस्तु का मानना था। अब यहाँ हम देखें कि अरस्तु किस शासन व्यवस्था को सबसे ज़्यादा, ये हमने कुल 6 प्रकार सरकारों के देखे या संविधानों के देखे हैं। यदि एक व्यक्ति करता है तो एक तंत्र या राजतंत्र, और जब उसका उद्देश्य विकृत हो जाता है तो निरंकुश तंत्र। जब कुछ व्यक्तियों का शासन होता है तो कुलीन तंत्र, पर जब उद्देश्य विकृत हो जाता है तो फिर धनिक तंत्र। जब अनेक व्यक्तियों का शासन होता है और उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है तो संयत प्रजातंत्र, और जब उसका रूप विकृत हो जाता है या उद्देश्य उसका सार्वजनिक हित नहीं रह पाता तो फिर भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र। तो इस तरह से 6 प्रकार, मुख्य प्रकार अरस्तु ने सरकारों के, संविधानों के बताए। उसकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ जो व्यवस्था होती वो राजतंत्र होती, पर क्योंकि इस तरह का राजा मिलना बहुत दुर्लभ है जो निरंकुश तंत्र में परिणत ना कर दे शासन व्यवस्था को, जो निरंकुश ना हो पाए, ऐसा राजा मिलना बहुत मुश्किल है। तो फिर अरस्तु इसलिए कहता है कि जो सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य होगा वो पॉलिटी या संयत प्रजातंत्र होगा, ऐसा इसका मानना था। इसमें धनिक तंत्र के गुण मौजूद होंगे, कुलीन तंत्र के और धनिक तंत्र के गुण मौजूद होंगे, पर प्रजातंत्र की जो बुराइयां हैं वो मौजूद नहीं होंगी। अरस्तु मध्य मार्गी था, गोल्डन मीन का प्रशंसक था।
तो वो बीच का रास्ता अपनाना चाहता था, इसलिए उसको संयुक्त प्रजातंत्र या पॉलिटी सबसे ज़्यादा पसंद थी। और सबसे निकृष्टतम शासन व्यवस्था अरस्तु प्रजातंत्र को बताता है, भीड़ तंत्र को बताता है। इस तरह से अरस्तु कहता है कि संविधानों या सरकारों का ये परिवर्तन चक्र निरंतर चलता रहता है। अब हम इसके इस वर्गीकरण की बहुत शॉर्ट में थोड़ी सी एक छोटी सी आलोचना देख लेते हैं कि उसका ये जो वर्गीकरण है इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं पर कुछ विरोधाभास दिखाई देता है कि कहीं तो अंतर का आधार संख्या है, कहीं लक्ष्य है, पर कहीं पे आर्थिक स्थिति है। जैसे जब वो धनिक तंत्र बताता है, कुलीन तंत्र और धनिक तंत्र में, तो यहाँ पर आधार धन, आर्थिक आधार हो जाता है, ना ही वो संख्या होती है, ना सार्वजनिक लक्ष्य होता है। तो यहाँ एक थोड़ा सा विरोधाभास दिखाई देता है अरस्तु के उसमें कि वो सही तरीके से यहाँ पर अपने आधारों को फॉलो नहीं कर पाया है। एक अरस्तु की आलोचना की जाती है कि वो प्रजातंत्र को निकृष्टतम शासन व्यवस्था बता रहा है, पर वर्तमान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, तो निकृष्टतम होती तो सर्वाधिक लोकप्रिय कैसे होती। एक और आलोचना की जा सकती है अरस्तु की कि वर्तमान समयों में तो मिश्रित शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे इंग्लैंड में हमें राजतंत्र भी दिखाई देता है, कुलीन तंत्र भी दिखाई देता है और लोकतंत्र भी। तो ऐसी मिश्रित व्यवस्था को उसके इस वर्गीकरण में कहाँ पे स्थान दिया जाए, तो ये मतलब प्रॉपर नहीं है, पूरा नहीं है। इसमें मिश्रित सरकार जैसी जो व्यवस्था इंग्लैंड में है उसकी जगह यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। अमेरिका के एक एग्जाम्पल देखें तो अमेरिका में सर्वोच्च सत्ता किसके पास है ये पता लगाना मुश्किल है, तो उसको कहाँ पर जगह दी जाए ये भी निर्णय करना मुश्किल है। तो इस तरह से हम अरस्तु का ये संविधानों का या सरकारों का वर्गीकरण देख चुके हैं। धन्यवाद।